बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी, उसके भाग क, जिसमें आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्रमिक विकास की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप ये खोपड़ियाँ देखिए। ये 4 खोपड़ियाँ दे रखी है, क, ख, ग और घ। चारों खोपड़ियों के बारे में हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहली जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, वो खोपड़ी वानर की है, बंदर की है। ठीक है? उसके बाद दूसरी खोपड़ी जो आप देख रहे हैं, ये दूसरी खोपड़ी जो है, एक नाम आप सुनेंगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या नाम बोला मैंने? ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम की एक प्रजाति है जिसकी ये खोपड़ी है। ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर की खोपड़ी आप देख रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर की खोपड़ी जो है वो होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। आदमी जब सीधा खड़ा होकर चलता है ना, तो उसकी है, उसे कहते हैं होमो इरेक्टस। और चौथी खोपड़ी जो आप देख रहे हैं, वो आज के मानव की है, आधुनिक मानव की। तो आप इन चारों खोपड़ियों को बहुत ही आसानी से घूर करके देखें, तो इन खोपड़ियों को देखने पर आप इनमें क्या अंतर पाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिर हम जानेंगे कि इन खोपड़ियों के अंतर के माध्यम से ये जो है, ये किस प्रकार ये खोपड़ियों का अध्ययन किया गया और ये खोपड़ियाँ कितने वर्ष पुरानी हैं। और इसमें आप एक होमो शब्द जो है वो बार बार सुनेंगे, तो उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर आप नीचे देखिए प्राइमेट। ये प्राइमेट क्या होता है? प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। स्तनपायी जो मादा होते हैं प्राणी, उनका ही एक उपसमूह है। और प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। और माताओं में बच्चे के दूध को पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। तो आप ध्यान रखना, प्राइमेट क्या है? स्तनपायी प्राणियों का एक उपसमूह है, जीवों का एक उपसमूह है। तो आइए सबसे पहले हम इन खोपड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन 4 खोपड़ियों को देखिए। सबसे पहले क वाली खोपड़ी जो है आपकी, ये क वाली जो खोपड़ी है वो एक वानर की है। फिर आप देखिए दूसरी वाली खोपड़ी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी वाली खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। ठीक है? उसके बाद तीसरी खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये तीसरी खोपड़ी जो है वो होमो इरेक्टस शब्द का मतलब है सीधा चलने वाले, सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की। तीसरी खोपड़ी आपने देखी, होमो इरेक्टस, सीधे चलने वाले आदमी की खोपड़ी है ये। और चौथी खोपड़ी जो है वो होमो सेपियंस की है। होमो सेपियंस का मतलब होता है प्राज्ञ मानव। होमो सेपियंस मतलब प्राज्ञ मानव। ठीक है? तो प्राज्ञ मानव नामक प्रजाति की है। आज का मानव जो है वो इसी प्रजाति का है। आधुनिक मानव कह सकते हो आप। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं, उनकी सूची बनाइए। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलो और जबड़ों और दांतों को भलीभांति देखिए। उसके बाद ही आप इनमें अंतर का पता लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक एक खोपड़ी के बारे में बात करते हैं। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप अंतर पाएंगे। उनका कारण वह परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। यानी मानव सबसे पहले कैसा दिखता था, ठीक है, उसकी खोपड़ी कैसी थी, उसके दांत कैसे थे, जबड़ा कैसा था। उसके बाद फिर दूसरा नंबर का आप देख रहे हैं, फिर तीसरा देख रहे हैं, और धीरे धीरे आप जो है वो आज के मानव की खोपड़ी, उसका जबड़ा और उसके खोपड़ी का आकार, ये सब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व में क्या हालात थे और आधुनिक मानव की स्थिति कैसी है। आइए पढ़ते हैं मानव का क्रमिक विकास। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ उलझी हुई और कुछ जटिल है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी हैं। नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ और जानकारी में परिवर्तन किए गए हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों और परिवर्तनों और उनके परिणामों पर अधिक गहराई से चर्चा करें। बच्चों, मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना वास्तव में बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप एक पुस्तक के एक पृष्ठ को, एक किताब का एक पन्ना 10,000 वर्षों के बराबर मानोगे, तो 10 पृष्ठ को 1,00,000 वर्षों के बराबर मानोगे, 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर मानेंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3,600 प्रश्नों की पुस्तक की एक कल्पना करनी होगी। यह वह समय है जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट अभी आपने सुना, एक उपसमूह है स्तनपायी प्राणियों का,
नमक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसी समय अफ्रीका और एशिया में ये जो श्रेणी है, प्रजाति है, ये उस समय आई थी प्राइमेट, ठीक है, स्तनपायी प्रजाति। उसके बाद 240 लाख वर्ष पहले, साल पहले प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनाइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? होमोनाइड। आप वापस सुन लेना, ये शब्द बार बार पूरी किताब में दिया हुआ है, होमोनाइड। तो मैं होमोनाइड होमोनाइड करूँगी, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है होमोनाइड। वापस सुन लीजिए कि ये जो समय है, एशिया और अफ्रीका में एक प्राइमेट जो है, स्तनपायी प्राणियों का एक उपसमूह है, एक श्रेणी है, ये इस समय आई और इसमें वानर, लंगूर वगैरह वह ये सब आएंगे इस श्रेणी में, ठीक है। 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो लंगूर, वानर जो प्राइमेट श्रेणी में जो आएंगे स्तनपायी प्राणी, वो सारे के सारे होमोनाइड कहलाते हैं। होमोनोइड क्या कहलाते हैं? होमोनोइड। इस उपसमूह में आप आगे देखिए, वानर आएंगे, वानर को हम एप कहते हैं, सॉरी, उपसमूह में वानर आएंगे और फिर बाद समय में 56 लाख साल पहले इसमें होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य भी मिलता है। तो होमोनाइड, हमने प्राइमेट श्रेणी में आने वाले उपसमूह को होमोनाइड कहा है और इस उपसमूह में आपको वानर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 56 लाख साल पहले होमोनिड जो है वो भी प्राणियों का अस्तित्व हमें मिला है। तो अब ये होमोनिड क्या है? होमोनाइड तो समझ में आ गया कि भाई वानर और जो है वो इसमें आएंगे, लेकिन 56 लाख साल पहले जो होमोनिड मिला वो क्या है? तो बच्चों, होमोनिड जो है वो इसी होमोनिड वर्ग जो है, ये भी इसका अस्तित्व जो है होमोनिड का, वो 56 लाख साल पहले मिला। होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुआ है ये होमोनिड। ये इसी ऊपर हमने जो पढ़ा है, प्राइमेट श्रेणी का होमोनाइड, वानर श्रेणी जो है, ठीक है, इसी श्रेणी में से ये होमोनिड निकला है, ठीक है। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ अंतर भी है। होमोनाइडो का मस्तिष्क, अब अपन अंतर पढ़ रहे हैं। होमोनाइडो का मस्तिष्क होमोनिडो की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। होमोनाइडो का मस्तिष्क जो है वो होमोनिडो की तुलना में छोटा होता है। फिर आप दूसरा अंतर देखिए, होमोनाइडो का मस्तिष्क होमोनिडो की तुलना में छोटा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और वे चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल पे चलते थे। अपने दो हाथ, दो आगे, आपने बंदर तो देखा ही है ना। तो बंदर अपने 2 हाथ जो आगे के हैं, अपने 2 हाथों को बंदर किस प्रकार इस्तेमाल करता है, लंबी छलांग लगाने में भी, और उसके अलावा अपने दोनों हाथों को वो औजार के रूप में इस्तेमाल करता है। उससे वो चीर फाड़ भी करता है। उसका इस्तेमाल, अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल वो किस प्रकार करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो होमोनाइडो का जो मस्तिष्क है वो होमोनिडो की तुलना में, आपने पढ़ा, होमोनाइडो का मस्तिष्क होमोनिडो की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। 4 पैरों के बल चलते हैं। उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले 2 पैर लचकदार होते हैं, ताकि आगे से आगे कूदते हुए बंदरों को आपने देखा होगा तो उनके 2 पैर आगे के लचकदार होते हैं। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर, होमोनिड जो होते हैं वो सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते हैं, ठीक है। आपने जो मदारी के पास जो बंदर होते हैं, आपने उनको भी देखा होगा करतब करते हैं, तो वो अपने 2 पैरों के बल पर भी कार्य करते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अपने चिंपांजी बंदर को भी देखा होगा, वो अपने 2 पैरों के बल पर ही चलता है और बिल्कुल मानव के जैसे ही कार्य करता है। तो उनके हाथ विशेष किस्म के होते हैं जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनके विशेषताओं के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्य से ये पता चलता है बच्चों कि अब ये होमोनिड वास्तव में आए कहाँ से है। तो ये आपने पता कर लिया है कि होमोनाइडो का जो सिर है, होमोनाइडो का मस्तिष्क होमोनिडो की तुलना में छोटा होता है, यानी होमोनिडो का जो मस्तिष्क है वो बड़ा होता है और होमोनाइडो का मस्तिष्क छोटा होता है। तो होमोनिडो का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है, आपको ध्यान रखना है। होमोनिडो का उद्भव जो 56 साल पहले इनके साक्ष्य मिले हैं, इनका उद्भव अफ्रीका में हुआ है। पहला तो ये है कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमोनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है, ठीक है। अफ्रीकी वानरों का जो समूह है, अफ्रीका में मिले हैं तो अफ्रीकी वानर है, इनका जो समूह है वो होमोनिडो से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म, आपने ऊपर अभी नाम सुना था, होमोनिड जीवाश्म सबसे प्राचीन जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में मिले हैं ये, और उनका समय जो है आपने पढ़ा था 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। तो आपने जो खोपड़ी ऊपर देखी थी, ये खोपड़ी आपने जो देखी है, ये ऑस्ट्रोपिथिकस प्रजाति की खोपड़ी है,
ठीक है। फिर देखिए, तो ये अफ्रीका के अंदर इस प्रकार की जो है होमोनिड जीवाश्म मिले और ऑस्ट्रोपिथेलिकस वंश के ही हैं वो। पूर्व अफ्रीका में पाए गए हैं ये, और उनका समय 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है बच्चों। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से ज़्यादा पुराने समय के नहीं हैं। यानी अफ्रीका के बाहर से जो भी जीवाश्म मिले हैं वो 18 लाख वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जबकि आपने ऊपर पढ़ा ऑस्ट्रोपिथेलिकस वंश के जो जीवाश्म है वो 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाए गए हैं। फिर आप देखिए हाथ का क्रमिक विकास। देखिए आप हाथ का क्रमिक विकास आप देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार इसने मुट्ठी बंद कर रखी है। चित्र क में मुट्ठी बंद करके रखी है इसने। और उसके बाद दूसरा चित्र देखिए आप, दूसरे वाले चित्र में ये अपने दोनों अंगूठे और उंगली दोनों को एक साथ एक चोंच के रूप में ही दिखा रहा है। और उसके बाद तीसरा चित्र देखिए आप, ये पूरी तरह से इसने मुट्ठी बंद करके इसके अग्रभाग को इसने दिखाया है। तो हम इस मानव के क्रमिक विकास के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आकृति चिंपैंजी की ठीक और सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। क जो आकृति आप देख रहे हैं वो आकृति चिंपैंजी बंदर है, उसकी ठीक और सूक्ष्म पकड़ बताती है। दूसरा होमोनिड की दूरस्थ और सूक्ष्म पकड़ बताती है, तो ये होमोनिड की दूरस्थ और सूक्ष्म पकड़ है। और तीसरी मनुष्य के सशक्त हाथ को बताती है, पावर को बताती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास ठीक से सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। और चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक और सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक और पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं ये सशक्त पकड़ है बच्चों। तो हम कौन कौन से काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें सशक्त पकड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए कि किसी भी चीज़ को धक्का देने, किसी भी चीज़ को पकड़ने, जैसे कोई कोई हार्ड चीज़ हम पकड़ना चाह रहे हैं तो उसमें हम हमारे हाथ के जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उस चीज़ को पकड़ को मजबूत हम दिखाते हैं। हम कई प्रकार के कार्य करते हैं घर में हो या बाहर हो। हम किसी भारी बर्तन को उठाने में भी अपने हाथों का, आगे के जो पंजे हैं हमारे हाथों का, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। सशक्त पकड़ होगी तो ही हम उसको मजबूती से पकड़ कर रखेंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, होमोनिड जो है वो होमोनाइड नामक परिवार के सदस्य। अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं होमोनिड के बारे में, जो कि 56 लाख वर्ष पूर्व इसके अवशेष हमें मिले हैं। और उसके अलावा अफ्रीका में 14 साल से पूर्व कोई भी अवशेष नहीं है। तो होमोनाइड जो वानर उत्पत्ति प्रजाति है उसी के उपसमूह में से है ये। होमोनाइड नामक परिवार के सदस्य ही है। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल है बच्चों। होमोनिड समूह की कुछ विशेषताएं अपन पढ़ते हैं जिससे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में होमोनिड है क्या। तो ये बंदरों की प्रजाति है, कुल मिला के आप ध्यान रखिए बंदर ही हैं ये। जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, तो होमोनिड का मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है जबकि होमोनाइड का आकार छोटा होता है। तो जिस बंदर का मस्तिष्क का आकार बड़ा है वो होमोनिड है, ठीक है। पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, वो अपने पैरों के बल सीधा खड़ा हो सकता है बंदर। दो पैरों के बल चल सकता है। उसके अलावा हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता है। होमोनिडो को आगे कई शाखाओं में बांटा गया है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं, ठीक है। होमोनिड को आगे कई शाखाओं में बांटा गया है, इनको हम क्या कहते हैं, जीनस, ठीक है। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये प्रजाति हम पढ़ चुके हैं, आपने देखी है। और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं इनके, ठीक है। तो आप ऊपर जो है एक चित्र वापस इसको देखिए, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये आपने इसके बारे में पढ़ा, इसके जबड़े भी भारी हैं और इसके दांत भी भारी हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और इसकी खोपड़ी का आकार आप देखिए, ये भी बड़ा भारी है। तो हम इसके बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये चौथा नाम जो सुना था वो होमोनिड, वो आपका होमोनिड ये है। और ये सीधे ये होमो, तो ये भी आपके देख रहे सीधे चलने वाले मानव की खोपड़ी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों में अंतर, कि होमो की तुलना में आप ये देखिए
मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के बीच में हम अध्ययन करेंगे, इनके संबंध पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस आपने खोपड़ी अभी देखी, उसमें मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा है। तो मस्तिष्क का आकार और जबड़े भी भारी हैं, हमने देखा। दांत भी ज़्यादा बाहर है, बड़े बड़े हैं, वो भी आपने देख लिया था दूसरे नंबर के खोपड़ी को देखकर। दरअसल इन प्रजातियों को दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लातिनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति का नाम जो हमने पढ़ा वो लातिनी भाषा के शब्द ओथेलोपिथिकस यानी ऑस्ट्रेलो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रेलो प्लस पिथिकस। तो ऑस्ट्रेलो शब्द अलग भाषा का है और पिथिकस शब्द अलग भाषा का है। ऑस्ट्रेलो शब्द आपका लातिनी भाषा का है, जिसका मतलब हमने क्या पढ़ा है, ऑस्ट्रल। लातिनी भाषा के ऑस्ट्रल से ऑस्ट्रेलो बना है और जिसका मतलब होता है दक्षिणी। ऑस्ट्रेलो का मतलब क्या बताया यहाँ पे, दक्षिणी। और पिथिकस शब्द जो है वो यूनानी भाषा का है बच्चों, पिथिकस। और पिथिकस शब्द का मतलब होता है वानर। तो अगर हम समझे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का पूरा नाम क्या है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लातिनी और यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। लातिनी शब्द ऑस्ट्रेलो का मतलब आपने पढ़ा दक्षिणी, और पिथिकस का मतलब है वानर, यानी दक्षिणी वानर। आप समझ गए होंगे कि एक प्रजाति का एक नाम है, लेकिन इसके अर्थ दो हैं, दो अर्थों से मिलकर ये बना है, इसलिए इसका नाम ये दिया गया, क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है। होमो की तुलना में मनुष्य का अपेक्षाकृत छोटा होना, होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़ा होना, हाथों की दक्षता का सीमित होना, सीधे खड़े होकर चलने, ये सारी क्षमता अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी बहुत सा समय पेड़ों पर गुजार रहा था। इसलिए पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं आज भी उसमें मौजूद हैं, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना और हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना, टखनों के जोड़ों का होना, घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी हुई, तब मानव विशिष्टताओं और लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया। ठीक है, खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया, और ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म परिणाम प्राप्त हुए और विकसित हुई होगी।